बाइपेडलिज्म इवोल्यूशन के बारे में समझिए। फेजेस ऑफ वॉकिंग एक नज़र ज़रूर मारिएगा इस पर। हाँ, फेज क्या है वॉकिंग के, इवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस, इवोल्यूशन में क्या क्या सिग्निफिकेंस रहा, उसके बाद सारा डिटेल देखा। एनर्जी एफिशिएंट है तो क्यों है, कैसे है वो समझा। एनाटॉमिकल क्या क्या चेंजेस हैं, 4 मेन जगह में चेंजेस आए वो समझा, क्या क्या चेंजेस हैं। फिर हमने इसके बाद हमने देखा कि ऑब्स्टेटिकल क्या क्या चेंजेस हैं, इसकी वजह से हमारे ब्रेन में क्या क्या इवोल्यूशन हुआ, उसके क्या क्या रीजंस है। फिर हमारे सोशल कल्चर कैसे डेवलप हुआ इतना। और फाइनली सिक्के के दोनों पहलू समझने के लिए सिर्फ ऑब्स्ट्रैक्ट के नहीं, बाकी भी कई सारे डिसएडवांटेजेस होते हैं। तो वो क्या है, तो रीजन क्या है। आज का टॉपिक है बाइपेडलिज्म, 2 पैरों पर चलना। इंसान की इवोल्यूशन या कहते हैं हमारी स्पीशीज़ के इवोल्यूशन में इसका एक बहुत बड़ा अहम रोल है। नमस्कार सबका, मेरा नाम डॉक्टर अंकित खंडेलवाल है, मैं एनाटॉमी का प्रोफेसर हूँ और आज के वीडियो में हम बाइपेडलिज्म के बारे में सब कुछ जानेंगे। तो पहले बात तो इसकी डेफिनेशन क्या है। बाइपेडलिज्म डेफिनेशन बड़ी आसान है, 2 पैरों पर चलना उसको बाइपेडलिज्म बोलते हैं, और जो 4 पैरों वाले जानवर हैं क्वाड्रिपेडिज्म बोलते हैं। एनाटॉमिकल चीज़ें, फेजेस ऑफ वॉकिंग क्या होता है, मतलब कि हम जो पढ़ते हैं ना अपने एनाटॉमी में कि वॉकिंग कुछ फेज होते हैं। जैसे आप ये कुछ बीच बीच में आप इमेजेस से भी समझेंगे, वीडियो से समझेंगे कि वॉक जब हम चलते हैं तो एक स्ट्राइड क्या होता है। स्ट्राइड और स्टेप 2 अलग चीज़ होती है। स्ट्राइड समझेंगे, जैसे आपने पैर ज़मीन पर रखा तो पहले एक नॉर्मल जो गेट होती है, फिर नॉर्मल जो चाल होती है, उसमें पहले हील स्ट्राइक करता है ज़मीन पे, फिर धीरे धीरे पूरा पैर आता है, फिर हील उठता है, फिर वो पैर पूरा फिर हवा में झूमता हुआ झूलता हुआ पीछे से आकर दोबारा। तो जैसे मान लीजिए हम अगर राइट लिम्ब की बात करें तो राइट लिम्ब या राइट पैर ने ज़मीन को छुआ, ज़मीन से उठा, दोबारा ज़मीन को छुएगा, ये पूरा एक स्ट्राइड बोलते हैं। तो इसमें जब तक पैर ज़मीन पर रहता है उसे बोलते हैं स्टांस फेज। क्या बोलते हैं उसे, उसे बोलते हैं हम लोग स्टांस फेज, जब पैर जो है ज़मीन पर है। ये हमारे एक स्ट्राइड का करीब करीब 60% हिस्सा ही है। और जो स्विंग फेज होती है, स्विंग फेज, वो हमारे स्ट्राइड का करीब करीब 40% हिस्सा होता है। इनके कुछ कुछ अलग अलग नाम हैं, अलग अलग इनके, हम कहते हैं कि इनके कुछ सब कैटेगरीज हैं, नाम समझते हैं, बड़ा आसान है। स्टांस जब पैर ज़मीन पर है तो जैसे ही पैर ज़मीन पर पड़ता है तो पहली चीज़ क्या होती है, हील स्ट्राइक करता है। हील जो पैर का, जो फुट का जो पीछे वाला हिस्सा होता है, इसे हाइंड फुट बोलता है, वो स्ट्राइक करेगा। उसके बाद जैसे आप देखते हैं हील स्ट्राइक किया, उसका पैर सीधे फ्लैट होने लगता है ज़मीन पर, तो ये फुट फ्लैट हो जाता है। फिर एक आती है मिड स्टांस फेज, जबकि जब हमारा राइट पैर जब पूरा फुट फ्लैट हो चुका है तो जो लेफ्ट वाला पैर है वो मिड स्टांस में आता है। फिर अब जैसे ही हम आगे बढ़ रहे होते हैं तो जैसे हील ने पहले स्ट्राइक किया था, पैर पूरा फ्लैट हो गया, अब हील उठना शुरू करेगा, उसे बोलते हैं हील ऑफ स्टेज। और एंड में स्टांस का जो फाइनल फेज होती है उसे बोलते हैं टो ऑफ, मतलब टोज मतलब आगे के जो पंजे हैं वो भी अब ज़मीन से अलग होने लगेंगे, अब वो ऊपर उठने लगेंगे। तो ये कुछ स्टेजेस होती हैं स्टांस। स्विंग फेज में बड़ा आसान है, 3 फेजेस हैं, इनिशियल, मिड और टर्मिनल स्विंग। इनिशियल स्विंग जब पीछे से आगे आ रहा है, मिड स्विंग जब दोनों पैर, मतलब कहते हैं जब हवा में पैर है तो एकदम पैर सीधा होता है, मिड स्विंग। और टर्मिनल स्विंग जब पैर धीरे धीरे डिसेलरेट करता है, रुकता है, क्योंकि अब उसे टर्मिनल स्विंग के बाद उसे कहाँ जाना है, अब टर्मिनल स्विंग के बाद उसे दोबारा से हील स्ट्राइक करनी है, उसके बाद दोबारा से उसको हील स्ट्राइक करनी है। ठीक, तो ये तो कई सारी फेजेस होती हैं, आप इमेजेस में देखेंगे समझेंगे, फेज होती है वॉकिंग की। चलिए, तो एक स्टार्ट में मैंने ऐसे बताया। अब देखिए आते हैं टॉपिक पे, इवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस। 2 पैरों पर चलना, इवोल्यूशन में इसका क्या सिग्निफिकेंस रहा है, एक एक करके इसके स्टेप समझते हैं। पहली बात बहुत ज़रूरी चीज़ है, वो क्या है, वो है कि ये एक एफिशिएंट लोकोमोशन है। कहेंगे सर एफिशिएंट लोकोमोशन मतलब क्या है। अब आगे आप समझेंगे कि 2 पैरों पर चलना, ये अगर इसको कंपेयर करेंगे 4 पैरों से चलने में, तो 2 पैरों पर चलना एनर्जी को बचाता है, एनर्जी एफिशिएंट ज़्यादा है, या फिर आम भाषा में बात करें तो एवरेज अच्छा देता है, एफिशिएंट लोकोमोशन, अच्छी बात है ये। दूसरा है कि जैसे ये एडेप्टेशन टू एनवायरनमेंट। अब इवोल्यूशन की बात करें तो पहले जिससे बोलते हैं आर्बोरियल से हम टेरेस्ट्रियल हो गए, मतलब कि पहले हम पेड़ों पर ज़्यादा रहते थे, अब धीरे धीरे हम ज़मीन पे आने लगे, तो ये अडेप्टेशन टू एनवायरनमेंट हुआ। जब ज़मीन पे आएंगे तो जाहिर सी बात है, ज़मीन पे आएंगे तो हमें थोड़ा उचक के देखना पड़ेगा, धीरे धीरे ये इवोल्यूशन में एक चेंज आया है, तो एडेप्टेशन टू एनवायरनमेंट हुआ है। फिर 2 पैरों में चलने से हमारे हाथ फ्री हो गए, हैंड्स फ्री हो गए। अब हैंड्स फ्री हो गए तो उससे क्या हुआ, सब कुछ वो कोरिलेट है, मोटर स्किल बढ़ी हमारी। हाथ खाली होंगे तो हाथ में मोटर स्किल्स बढ़ेंगी, और इन्हीं ये मोटर स्किल्स बढ़ना ही हमारे बहुत क्रूशियल स्टेप रहा इवोल्यूशन में इंसानों के, होमो सेपियंस हम बोलते हैं, ह्यूमन स्पीशीज पूरा। हैंड्स फ्री होने से हमारा जो है दिमाग, सोचने की, करने की क्षमता बहुत अचानक से कई मैनी फोल्ड बढ़ गई, और ये बहुत ही क्रूशियल स्टेप है, ये बहुत ही क्रूशियल स्टेप है हमारा जो है डेवलपमेंट का, इवोल्यूशन का, इंसानों का, हैंड्स फ्री होना।
अब देखिए इसके साथ जैसे स्किल्स बढ़ेंगी तो जाहिर सी बात है दिमाग में कनेक्शन बढ़ता है, तो ब्रेन का भी एक्सपेंशन होता है, एनाटॉमी है इसमें। दो पैरों पे चलना, आपको बैलेंस बनाना है, आपको सोचना है, आपको हंटिंग करनी है, आपको खाना लाना है, आपको हाथ से आपको आग जलानी है, आपको कुछ कुछ औजार बनाने हैं, ब्रेन का इवोल्यूशन हो रहा है। दूसरी बात समझिए एनाटॉमी इसमें क्या है। एनाटॉमी ये है कि जब दो पैरों पे जब चलते हैं तो स्पाइन हमारी सीधे हो गई, अब जो स्कल है वो सीधे रखा हुआ है। वो चार पैरों में अगर आप चलोगे तो स्कल आगे झुका रहता है, अब स्कल सीधे है तो उसके ऊपर ब्रेन जो है कि ब्रेन का वॉल्यूम बढ़ सकता है, क्योंकि उससे सीधे वेट सीधे नीचे पड़ेगा पूरी बॉडी के थ्रू आता हुआ। चार पैरों में क्या होगा, अगर स्कल का वेट ब्रेन के हिसाब से बढ़ेगा तो वो आगे की तरफ गिरेगा। ये भी एक एनाटॉमिकल चेंजेस आया। फिर थर्मो रेगुलेशन, दो पैरों पे चलने से हमारा एक्सपोजर जो है सन को वो कम हुआ, तो इस तरह हीट लॉस, एब्जॉर्प्शन, उन सब में बड़ा फायदा रहा। ये इवोल्यूशन बता रहा हूँ आपको मैं, दो पैरों पे आने से क्या क्या इवोल्यूशन में क्या क्या चेंजेस आए। इमेजिन करते रहिए, ये हमारा इतिहास है, हमारे पूर्वजों, हमारे एंसेस्टर हैं ये। फिर सोशल चेंजेस आए। सोशल चेंजेस क्या है भी आगे समझेंगे। और दो पैरों में चलने से सोचिए हमारा आपस में कम्युनिकेशन और कोऑपरेशन बढ़ा। क्यों? क्योंकि हम हैंड्स फ्री हो गए, हम ज़्यादा चीज़ें बनाई, उसकी वजह से हमारा सोशल, अभी आगे डिटेल में पढ़ेंगे, सोशल चेंजेस कई सारे हुए। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल बहुत ज़रूरी है। आप इतिहास आप पढ़ें तो उसमें देखेंगे कि अफ्रीका में कई बार अलग अलग तरह के, जो हम पढ़ते हैं कि ऑस्ट्रेलोपिथेकस आए, वहाँ से होमो इरेक्टस आए, अलग अलग तरीके के अलग अलग कॉन्टिनेंट्स माइग्रेट किए। कैसे कर पाए? क्योंकि दो पैरों पर चलना शुरू किया, जो कि एफिशिएंट लोकोमोशन था, समझिए। इसी कारण वो एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट मूव कर पाए। तो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल हुआ, माइग्रेशन हुआ लोगों का, यूरोप में जाके बसने लगे, अमेरिका में बसने लगे, एशिया में काफ़ी पहले से बसे ही रहे थे। ये सब चेंजेस आए। अब देखिए दो पैरों में चलने से ऑब्स्ट्रक्टिव क्या होता है? बच्चा जब पैदा हो रहा होता है उस समय ऑब्स्ट्रक्टिव चेंजेस, मतलब चाइल्ड बर्थ के टाइम, चाइल्ड बियरिंग के टाइम, उसमें कई सारे चेंजेस आए। उससे क्या चैलेंजेस आए आगे समझेंगे। फिर इवोल्यूशनरी सक्सेस, इन सब की वजह से क्यों इंसान को, अब देखें मतलब ह्यूमन स्पीशीज को, ना हम बहुत तेज चल पाते हैं, ना हमारे देखने की क्षमता बहुत अच्छी है, ना हमारी सूंघने की क्षमता बहुत अच्छी है, ना हमारे सुनने की क्षमता बहुत अच्छी है, ना हमारी स्मेल बहुत अच्छी है, ना हम बहुत तेज भाग पाते हैं। इवोल्यूशन में हमारा सक्सेस इस समय इतना ज़्यादा क्यों रहा? इसमें बहुत बड़ा रोल है बाइपेडलिज्म का, दो पैरों पर चलने का। लोकोमोशन बढ़ा, हमने ज़्यादा टूल यूज़ किए, इंटेलिजेंस बढ़ी, हमारा सोशल कल्चर बढ़ा, इनकी वजह से हुआ। तो देखिए सिर्फ एक चेंजेस आने से कितने चेंजेस हो गए। तो इवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस हमारे ये सारे हैं सिर्फ बाइपेडलिज्म के। चलिए आगे समझते हैं। जो पहली हमने चीज़ देखी थी यहाँ पे इवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस में, उसमें हमने क्या देखा था कि इसमें एफिशिएंट लोकोमोशन है। सुन के अच्छा लगा, चलो यार ये तो हमें बेनिफिट है। कैसे? वो समझते हैं आगे कि एनर्जी एफिशिएंसी कैसे रही बाइपेडलिज्म में, या फिर इसको इस तरह से हम समझ सकते हैं कि ये बाइपेडलिज्म वर्सेस क्वाड्रिपेडलिज्म, दो पैर वर्सेस चार पैर पर चलने में एनर्जी एफिशिएंट हम कहते हैं दो पैर पे ज़्यादा है, एफिशिएंट ज़्यादा है। तो क्यों है, कैसे है, समझते हैं। सबसे पहली बात आती है इसमें इलास्टिक एनर्जी स्टोरेज। अब इलास्टिक एनर्जी स्टोरेज क्या होती है? देखिए ऐसा होता है, इन्वर्टेड पेंडुलम मॉडल बोलते हैं टेक्निकल भाषा में, पर होता ये है जब हम चल रहे होते हैं, हमने फेजेस इसलिए मैंने पहले बताई आपको, हील स्ट्राइक, फुट फ्लैट, मिड स्टांस, हील ऑफ, टो ऑफ। इन फेजेस में क्या होता है, जो एनर्जी है, जो काइनेटिक एनर्जी है हमारे पैर की, लेग्स की, जो टेंडन मसल्स की, वो ट्रांसमिट होती है सीधे फुट में और स्टोर हो जाती है हमारे आर्चेस में, जो फुट के पैर के नीचे आर्चेस होते हैं। और जब हम पुश ऑफ कर रहे होते हैं तो वो काइनेटिक एनर्जी दोबारा हमें नीचे से एक तरह से स्प्रिंग से पुश ऑफ मिलता है, उसे बोलते हैं इन्वर्टेड पेंडुलम मॉडल होता है ये। इलास्टिक एनर्जी स्टोरेज, इलास्टिक एनर्जी मतलब एक तरह से काइनेटिक एनर्जी बात करें, स्टोर होकर दोबारा ट्रांसमिट हो जाती है पैर में। तो एनर्जी एफिशिएंट हो रही है यहाँ पर, एनर्जी आपकी सारी वेस्ट नहीं जा रही है। ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट है बाइपेडलिज्म में क्वाड्रिपेडलिज्म मुकाबले। तभी हम कहते हैं कि एनर्जी एफिशिएंट बाइपेडलिज्म ज़्यादा है क्वाड्रिपेडलिज्म से। साइंटिफिक है ये। दूसरी बात, मिनिमाइज ग्राउंड कांटेक्ट टाइम। अभी चार पैर है, जाहिर सी बात है कि कांटेक्ट टाइम बढ़ेगा, कांटेक्ट टाइम बढ़ेगा तो फ्रिक्शन बढ़ेगा, या फ्रिक्शन कम हो जाएगा, कांटेक्ट टाइम कम है, फ्रिक्शन कम होगा, जाहिर सी बात है एनर्जी एफिशिएंट होगा। अपराइट पोस्चर, बेटर लीवरेज, लीवरेज अच्छा मिल गया, लीवरेज अच्छा मिल गया तो लंबे लंबे पैर हैं, घुटने हैं, हिप जॉइंट है, एंकल जॉइंट है, इनमें मसल्स हैं, इनसे बड़ा लीवर सिस्टम है, अच्छा मिला तो बेटर लीवरेज मिला। अब चलते हैं, देखिए हमारा हाथ भी हिलता है, आर्म मूवमेंट भी होता है, काउंटर एक्टिव। आप लेफ्ट पैर चल रहे हो तो ऐसे राइट वाला क्यों होता है? ये काउंटर बैलेंस करता है रोटेशन फोर्सेस से। रोटेशन फोर्सेस क्या होती हैं? जब हम दो पैर पर चल रहे हैं, देखिए सिंपल सी बात है, आप फोर व्हीलर में बैठे हैं, आपको बैलेंस नहीं बनाना पड़ता, आपको बस समझना है उसमें कि गियर कैसे चेंज होने हैं। आप जहाँ साइकिल चलाना सीखे पहली बार, दो पहिए की साइकिल, आप गिरोगे तो वहाँ पे क्या होता है, जब हम दो पैर पे चल रहे हैं
तो एक एक पैर जब चलते हैं तो रोटेशन फोर्स लगती है, पूरी बॉडी आगे बढ़ी एक पैर पे, रोटेशन फोर्स लगी, उसको काउंटर बैलेंस करने के लिए आर्म मूवमेंट चाहिए, एक तरह का बैलेंस बनाता है, ठीक। फिर है डिक्रीज्ड लिम्ब मास। हमारे आप देखें कि कोई भी जानवर देख रहे हैं, जो लिम्ब मास होता है, बहुत लंबे पैर होने की वजह से स्ट्राइड लेंथ बढ़ गई हमारी। जो जानवर 4 पैर पे चलते हैं, बहुत बड़े बड़े जानवर छोड़ दीजिए, उनकी स्ट्राइड लेंथ कम है। आप ही कि हम अगर 5-6 फुट की हाइट की अगर पूरी लेंथ का कोई जानवर लें, उसकी स्ट्राइड लेंथ तो स्ट्राइड में आपको स्टार्टिंग बताया, एक पैर जमीन में छू रहा है, जैसे राइट लिम्ब जमीन में छुआ, दोबारा आके जब नेक्स्ट स्टेप आया राइट लिम्ब का ही पूरा स्ट्राइड होता है। हमारा स्ट्राइड लेंथ लंबी है, क्योंकि हमारे पैरों की लंबाई बॉडी के मुकाबले अगर पूरा प्रोपोर्शन ले तो हमारे लोअर लिम्ब की लंबाई लंबी है, तो स्ट्राइड लेंथ हमारी लंबी है। इसकी वजह से मसल्स बड़ी सिंक्रोनाइज्ड हैं चलने में। ग्लूटियल मसल्स हमारी हैमस्ट्रिंग्स, हमारी क्वाड्रिसेप्स मसल्स, थाई की हमारी काफ मसल्स बड़ी सिंक्रोनाइज काम करती हैं। एनर्जी रिसाइकलिंग वही बात है जो स्टार्टिंग में पढ़ा था, एनर्जी एफिशिएंट। होता ये है एनर्जी रिसाइकलिंग में कि जब आप पुश ऑफ कर रहे हैं, पुश ऑफ क्या था, लास्ट स्टेज थी, पुश ऑफ के समय एनर्जी होती है वो वापस घूम के वापस आती है टेंडन और मसल्स के लिए, नेक्स्ट स्टेप के लिए। एनर्जी रिसाइकिल एक तरह से कर जाती है, इसलिए एनर्जी एफिशिएंट बोला गया है। प्लास्टिक एनर्जी स्टोरेज हो जाती है और वो रिसाइकिल होकर वापस आ जाती है। तो ये देखिए फायदे, देखिए ये इन्हीं वजह से विदाउट अ डाउट साइंटिफिकली प्रूवन हमारा जो बाइपेडलिज्म है इट इज मोर एनर्जी एफिशिएंट, इसलिए माइग्रेट कर पाया होमो सेपियंस। एनाटॉमी प्रोफेसर कुछ समझते हैं एनाटॉमिकल चेंजेस क्या क्या है शरीर में, बेसिक हमारी एनाटॉमी चेंजेस क्या क्या है। 4 चीज़ों में मेन चेंजेस आए हैं। पेल्विस में मेन चेंज आया है, स्पाइन में मेन चेंज आया है, इसकी वजह से हमने एक वीडियो किया था बैक पेन वाला, भी ध्यान दीजिए। हमारे लिम्स में मेन चेंज आया, और लिम्स के फुट पार्ट है लिम्स का, फुट में मेन चेंज आया, क्योंकि सारा का सारा वेट जो है वो फुट पे ही पड़ा। क्या क्या चेंजेस समझिए। पेल्विस में सारे चेंज हैं, स्पाइन, लिम्स और फुट। पेल्विस में क्या चेंज है, पेल्विक बेसिन, ब्रॉडनिंग ऑफ इलियम, सैक्रम, पेल्विक ब्लेड, इनके बाद डिटेल समझते हैं, एक एक चीज समझते हैं आराम से। पेल्विस में क्या क्या चेंज है, तो स्टार्ट करते हैं पेल्विस के चेंजेस से। पेल्विक बेसिन, बेसिन होता है जो कि पूरा पेल्विक इनलेट है। ये कंपेयर हो रहा है इंसानों में, मतलब होमो सेपियंस में और बाकी स्पीशीज से। होमो सेपियंस में जो पेल्विक बेसिन है या कहते हैं जो पेल्विक इनलेट है वो ज्यादा ब्रॉड है और शैलो, शैलो मतलब गहराई कम है उसकी। क्यों, क्योंकि सारा का सारा खेल, अब इमेजिन कीजिए हमें 2 पैर पर चलना है, सारा सारा वेट गिरना है इस पर, उसे किस तरह से बॉडी पूरी बैलेंस रखना है। तो पेल्विक बेसिन जो है हमारा इंसानों में ज्यादा चौड़ा हुआ पर गहराई कम हो गई, ब्रॉडर हुआ, शैलोर हुआ, ये एक चेंज ये आया। इलियम क्या होता है, इलियम अगर याद हो आपको बेसिक हिप बोन, तो बाहर का जो ऊपर का जो पार्ट है हिप बोन का वो इलियम होता है, वो ज्यादा बड़ा हुआ क्योंकि उसमें ज्यादा मसल अटैच हो पाए। ज्यादा मसल अटैच क्यों, क्योंकि देखिए 4 पैर पर चलना है तब जो बॉडी का अपर पार्ट है वो सीधे पैर पे उसका वेट नहीं आ रहा, उसका वेट आगे दो हाथ या 2 पैर पे जा रहा है। इंसानों में सारा वेट इधर आ रहा है, तो पूरे ट्रंक का वेट जो है वो इलियम पे कैसे आएगा ट्रांसमिट, वो मसल्स अटैच होती हैं। जो भी हमारे एब्डोमिनल मसल्स हैं, एक्सटर्नल ऑब्लिक, इंटरनल ऑब्लिक, ट्रांस एब्डोमिनस, और जो स्पाइन की मसल्स हैं सब इलियम पे आगे अटैच होती हैं, इलियक क्रेसिस से बोलते हैं। तो ये चेंज आया। फिर आया सैक्रम, सैक्रम में स्टेबलाइज, अब सैक्रम का शेप बदला। अब देखिए बैक पेन में बात भी हुई थी, जो क्वाड्रीपेड मैमल्स हैं में पूंछ है ना, तो हमारे सैक्रम कॉक्सिक्स ने एक तरह की टेल बोन बनाई है। सैक्रम का शेप चेंज हुआ है ताकि और स्टेबलाइज कर पाए पूरे वर्टिब्रल कॉलम, क्योंकि पूंछ नहीं है, एब्सेंट है हमारे। फिर है पेल्विक ब्लेड। पेल्विक ब्लेड में देखिए जो नीचे की जो इलियम तो ऊपर का हो गया, इस्चियम प्यूबिस जो होती हैं वो पेल्विक ब्लेड हो गई। उनमें क्या है, वो रेजिस्ट करने लगती हैं रोटेशन फोर्सेस में, तो पेल्विक ब्लेड के शेप में अंतर आया, उनके बीच में ऑब्टूरेटर फोरामेन आया और भी कई सारी चीजें आई। तो ना ही सिर्फ इलियम बल्कि इस्चियम प्यूबिस में भी चेंजेस आए। एंड में एस्टाबुलम, एस्टाबुलम हिप बोन में बाहर का जो पार्ट है जिसमें कि आकर फीमर का हेड आके जुड़ता है, हिप जॉइंट बनता है, हिप जॉइंट बनता है, वो और बड़ा हुआ ताकि वो बेटर सपोर्ट दे पाए, क्योंकि पूरा बॉडी वेट वहां से ट्रांसफर हो रहा है। अब 4 की जगह 2 पैर हो गए समझिए, तो पूरा बॉडी वेट अब इन 2 हिप जॉइंट से ट्रांसफर हो रहा है। तो सारी चेंजेस आए पेल्विस में। स्पाइन में क्या चेंजेस आए, स्पाइन में भी बहुत सारे चेंजेस आए हैं, जिसकी बात हम ऑलरेडी थोड़ा बहुत कर चुके थे पहले अपने बैक पेन वाले वीडियो में, पर समझिए स्पाइन क्या करता है, स्पाइन सपोर्ट करता है, बैलेंस करता है और फ्लेक्सिबिलिटी लाता है। सपोर्ट, पूरा बॉडी सपोर्ट करना है, बैलेंस देना है, भाई 2 पैर में चलना है, भाई क्या साइकिल और गाड़ी वाली बात है, और फ्लेक्सिबल भी होना है, दौड़ना है, कूदना है, फ्लेक्सिबिलिटी भी चाहिए। 4 मेन तरह के स्पाइन पार्ट्स होते हैं, सर्वाइकल, थोरेसिक, लंबर, सैक्रम। सर्वाइकल में पता है कि 7 वर्टिब्री होती हैं, थोरेसिक में 12, लंबर में 5 और सैक्रम में 5 फ्यूज होकर एक हो जाती है, आगे नीचे 2-3 कॉक्सिक्स बोन भी होती है। सर्वाइकल स्पाइन में क्या चेंज आया, उनमें देखिए जो कर्वेचर है, अगर मैं यहाँ बनाने की कोशिश करूँ, हालांकि आइडिया है होता ही सबको एंटीरियर पोस्टीरियर, आगे पीछे,
तो सर्वाइकल वर्टिब्री इस तरह से रहती हैं, थोरेसिक इस तरह से, लंबर इस तरह से, सैक्रम इस तरह से। मैं लिखूं CT, L और S। तो सर्वाइकल वर्टिब्री का जो कर्वेचर है वो बाहर की तरफ गया, मतलब आगे की तरफ कॉन्वेक्स हो गया। वो क्या कर रहा है, वो हमारा हेड को बैलेंस कर रहा है। अब आप देखिए गर्दन देखिए, यहाँ पर जो पूरा हेड है वो थोड़ा आगे की तरफ प्रोमिनेंट है। इसको अगर बैलेंस करना है तो सर्वाइकल वर्टिब्री हल्की सी आगे टिल्ट हुई है, ऐसे बोलते हैं सर्वाइकल लॉर्डोसिस हुई है। इमेजिन कीजिए कोई किसी एक चीज़ पे आपने कोई सामान यहाँ पे एक मान लीजिए कोई बुक रख दी, यहाँ पर बैलेंस करने के लिए यहाँ पे बुक रख दी। अब बुक आपने हल्की सी आगे शिफ्ट करी है तो क्या वो बुक गिरने लगेगी? हेड की बात करें, इससे मान लीजिए सर्वाइकल। अब मैंने इसमें फिर कर्वेचर लाने लगा कि हाँ ऐसे इस तरह से बैलेंस कर दूँ कि ये ऐसे गिरे ना। इमेजिन करते रहिए, सब प्रैक्टिकल चीज़ से जुड़ी हुई है। तो सर्वाइकल वर्टिब्री ने हेड को बैलेंस करना शुरू किया। धीरे धीरे ब्रेन का साइज भी बढ़ रहा है तो सर्वाइकल लॉर्डोसिस भी बढ़ेगी। थोरेसिक वर्टिब्री में रिब्स आई, रिब्स पूरी जो 12 पेयर ऑफ रिब्स हैं वो थोरेसिक वर्टिब्री से अटैच है। वो आगे जाकर हमारे हार्ट लंग्स को सेव करेंगी, उनको अंदर रखेंगी। लंबर बड़ा जोर आया, इसने पूरा बॉडी वेट सपोर्ट करना है। इसलिए आप अगर स्पाइन को इमेज देखें यहाँ पर तो आप देखेंगे कि जो सर्वाइकल वर्टिब्री की बॉडी का साइज इतना है, थोरेसिक का इतना है, लंबर का इतना हो जाता है, साइज बढ़ता रहता है। क्योंकि धीरे धीरे जो हमारी स्पाइन पे वजन गिर रहा है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है जैसे हम नीचे आ रहे हैं। और एंड में सैक्रम सबसे चौड़ी वर्टिब्री होती है क्योंकि वहां मैक्सिमम वेट है, उसका तो ट्रांसमिट हो जाता है हमारे हिप बोन पे। तो लंबर सपोर्ट, इसलिए लंबर में हमारे देखिए लंबर बैक पेन बहुत कॉमन है, क्रॉनिक बैक पेन, लोअर बैक पेन। फिर सैक्रम में स्पाइन अलाइनमेंट कर दिया, इसके बाद पहले कर ली थी। ये चेंजेस है हमारे स्पाइन में। अब देखिए चेंजेस हमारे क्या क्या आए हैं, किसमें चेंजेस क्या क्या है हमारे लिम्स में, अपर और लोअर लिम दोनों में, दो पैरों पर चलने की वजह से। समझते हैं लोअर लिम की क्या हुई, लंबाई बढ़ गई। क्यों? क्योंकि हमें लंबे लंबे कदम चलने थे, एनर्जी एफिशिएंट बनना था, एफिशिएंट वॉक बने और एलिवेटेड विजन। जैसे लोअर लिम लंबा होता जाएगा क्योंकि पहले जंगल जंगल ही थे सारे, आप जितने लंबे हो पाओगे उतना आप दूर देख पाओगे। आपको क्या हंट करना है और आपको किससे बचना है। आज की जिंदगी और पहले की जिंदगी जाहिर सी बात है बहुत ही ज्यादा अलग रही होगी। इंसान को हंट भी करना है, मतलब शिकार भी, और शिकार दोनों है इंसान, तो उसके लिए एलिवेटेड विजन कितना फायदा है। तो लोअर लिम की लंबाई बढ़ी, अपर लिम की लंबाई कम होती रही। क्यों? क्योंकि चलने में इंटरफेरेंस कम चाहिए। मतलब क्या? मतलब आप चल रहे हैं दो पैरों पे और हाथ भी उतने ही लंबे हैं पैर जितने, तो लड़ेंगे तो चाहिए नहीं, इतनी जरूरत हमें चाहिए नहीं। तो अपर लिम की लंबाई आप देखिए इंसानों में वो लोअर लिम से बहुत कम है। इंटरफेरेंस कम चाहिए। और उसके कंपैरिजन में छोटे हैं, काम अच्छे से कर लेते हैं, टूल यूज अच्छा होता है, टूल्स जो भी टूल बनाने हैं अच्छा हो जाता है। तो ये लिम्स में चेंजेस आए। इसी की वजह से सेंटर ऑफ मास भी चेंज हुआ। सेंटर ऑफ मास होता है तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है। अगर इंसान की बात करें जो हम दो पैर पर चलते हैं तो हमारा सेंटर ऑफ मास या सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ पर है? अगर नॉर्मल इंसान खड़ा हुआ है वो सैक्रम के आगे है। तो S2 वर्टिब्रा कहते हैं सैक्रल प्रोमोन्टरी होती है, उसके जस्ट आगे होता है। तो क्योंकि हम दो पैर पे ही खड़े हुए हैं तो जब लोअर लिम बड़ी है तो उस तरह से वो सैक्रम के पास आ गया सेंटर ऑफ मास। ये भी चेंज आया क्योंकि जो क्वाड्रिपेड होते हैं, बाइपेडलिज्म जो हम लोग हैं, जाहिर सी बात है सेंटर ऑफ मास बहुत डिफरेंस है, तो उसके वो भी चेंज आया। अब देखिए फुट में क्या चेंजेस आए। फुट में जाहिर सी बात सबसे बड़ा चेंज तो है ही एक चीज, वो क्या है, वो है आर्चेस बन गए। आर्चेस क्या होते हैं? आर्चेस अगर पैर के आप नीचे देखेंगे तो हमारा फुट नॉर्मली फ्लैट नहीं होता है नीचे से, वो कर्वेचर होता है, उसी कर्वेचर को आर्चेस बोलते हैं। अगर सीधे लंबाई में है आगे से पीछे तो उसे बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल आर्चेस, अगर साइड में उसे बोलते हैं ट्रांसवर्स आर्चेस। लॉन्गिट्यूडनल में अंदर की तरफ बोलेंगे तो मीडियल लॉन्गिट्यूडनल आर्च, बाहर की तरफ है तो लेटरल लॉन्गिट्यूडनल आर्च, और इमेज भी आप देख सकते हैं। तो आर्चेस होते हैं। ये चेंजेस आए दो पैरों में चलने से। अब इसमें आर्चेस का क्या फायदा है अब ये समझेंगे वो भी आगे। टोज जो है हमारे आगे जो पैरों की उंगलियां हैं वो छोटी होती हैं क्योंकि अब हमें पैर जो है सिर्फ चलने के लिए काम करने थे। अब आप प्राइमेट्स देखिए पैर उनके ग्रास्पिंग करते हैं तो टोज उनके फैले होते हैं, हमारे ऐसा नहीं है, हमें सीधे बस चलना है। तो टोज का अलाइनमेंट जो है, टोज का साइज छोटा होता गया, वो अलाइन होते गए। चेंजेस आए टोज में, बाइपेडलिज्म के आते। फिर कुछ इनकी दिक्कत भी हुई, बनियन से बने। बनियन मतलब कि जो नॉर्मली ग्रेड टो बाहर रहता है वो अंदर की तरफ आने लगा, तो उसके कारण कुछ चेंजेस भी आए, कुछ बीमारियां भी शुरू हो गई। कुछ बनियंस एक चीज होती है वहां पर। जो नीचे प्लांटा सरफेस है वो सपोर्ट ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी के लिए तैयार हो गया क्योंकि अब सारा वेट दो पे आना था, 4 से 2 पे शिफ्ट हो गया। हील जो पीछे वाला पार्ट होता है वो ज्यादा, आप देखें अपना हील देखें, ज्यादा मोटा होता है वो कंपैरेटिवली आगे वाले फुट के पार्ट से, क्योंकि उसे सारा वेट पहले उसी पे गिरेगा। अगर आप पैर को देखें तो पैर जो है उसी से पहले हील पे जाता है, उसका जो अलाइनमेंट है उसका बाद वो आगे फुट पे जाता है।
तो एब्जॉर्ब करने के लिए फोर्सेस और आगे ट्रांसफर करने के लिए फोर्सेस हील होता है। आर्चेस से कुछ बेसिक 2-3 यहाँ पे फायदे हैं, वो चीज़ समझिए। आर्चेस जो फुट के नीचे हैं, एनर्जी स्टोरेज एंड रिलीज। जब हम चल रहे होते हैं, दौड़ रहे होते हैं, तो वही एनर्जी एफिशिएंट वाला काम, काइनेटिक को पोटेंशियल में चेंज करके वापस काइनेटिक करना, वो आर्चेस वाला काम है। स्प्रिंग बोर्ड तो एनर्जी स्टोरेज, अडेप्टेबिलिटी, टेरिन। ये क्या मतलब है? मतलब आर्चेस का फायदा ये भी होता है कि नीचे हमारा पैर सीधा नहीं है चलने में, खासकर अलग अलग टेरिन है, अलग कहीं पे पहाड़ है, कहीं पे नदियां हैं, और आर्चेस से क्या होता है, इंपैक्ट फोर्सेस डिस्ट्रीब्यूट हो जाती हैं। ये देखिए पैर इस तरह से आ रहा है, पूरा बॉडी वेट ये पैर पे गिरा, और फुट हमारा रखा है कैसे, फुट मान के चलिए आप ऐसे रखा है एग्जाम्पल के तौर पे। होगा ये कि जो सारा का सारा वेट है वो इसी पे गिरेगा, सीधे टूट पड़ेगा, इस पे ये वाला पार्ट तो गया। आर्चेस का काम क्या होता है कि जैसे फोर्स नीचे है इसे डिस्ट्रीब्यूट कर देना, ठीक है, इसे डिस्ट्रीब्यूट कर देना, इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, स्प्रिंग बोर्ड का काम भी करे, एनर्जी स्टोर कर रिलीज भी करे, ये एक तरह का आर्चेस काम हुआ। तो बड़े महत्वपूर्ण है आर्चेस। देखिए एनाटॉमिकल इतने सारे चेंजेस आए, ऑब्स्टेट्रिक चेंजेस यहाँ बहुत जरूरी समझ। एक तरह से ये बहुत बड़ा चैलेंज रहा। आप देखें कि जो जानवरों में खासकर जब उनके जो बच्चे पैदा होते हैं मैमल्स में, तो खास दिक्कत आती बहुत कम है। 2 पैरों पे आने से हमारे ऑब्स्टेट्रिक मतलब चाइल्ड बर्थ प्रोसेस थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड भी हुआ है, थोड़ा चैलेंजिंग भी हुआ है, थोड़ा पेनफुल भी है, और हाँ एक तरह से कह सकते हैं कि जी हाँ ये एक डिसएडवांटेज में से एक है ऑब्स्टेट्रिक चैलेंजेस। आइए समझते हैं क्या क्या है इसमें, चैलेंजेस क्या क्या आए हैं। देखिए पेल्विक एनाटॉमी तो पूरी चेंज हुई है, जिसकी हमने ऑलरेडी बात कर ली। पेल्विक एनाटॉमी जो पूरी चेंज हुई है, उसमें हमारे पेल्विक ज़्यादा ब्रॉड हो गई है, छोटी हो गई है, वाइड इनलेट हुआ, सब बात हो गई। सीपीडी क्या होता है? सीपीडी एक मेडिकल टर्म है, सिफेलो पेल्विक डिस्प्रपोर्शन बोलते हैं। आप जब ऑब्स गायनी में पढ़ते हैं हम लोग, तो जो अब इंसानों में क्या हुआ कि ब्रेन इवोल्यूशन कर रही है, तो जो आगे वाली आने वाली पीढ़ी है, जो बच्चा माँ के पेट में है, उसका ब्रेन साइज कंपेरेटिवली पहले वाले इंसानों से अब साइज थोड़ा बड़ा हुआ। अब 2 पैरों में चलने लगे, पेल्विस का साइज जो है वो थोड़ा छोटा होता रहा। अब इससे पेल्विक पेल्विक डिस्प्रपोर्शन हो गया। जब नॉर्मल चाइल्ड बर्थ के अगर बच्चे का सर का साइज बड़ा है और माँ की पेल्विस का साइज छोटा है, और देखिए सिजेरियन सेक्शन तो अभी स्टार्ट हुए हैं, कुछ साल ले लीजिए, पहले तो कुछ भी नहीं था। तो सोचिए कितना बड़ा दिक्कत रहती होगी कभी कभी जब होती होगी दिक्कत, क्योंकि नेचुरल बर्थ ही एक प्रोसेस बचा, नेचुरल बर्थ ही एक प्रोसेस बचा। तो इससे पेल्विक पेल्विक डिस्प्रपोर्शन ये कॉम्प्रोमाइज है एक हमारी इवोल्यूशन का, ये डिसएडवांटेज भी है। याद रखिए सिक्के के हमेशा दोनों पहलू होते हैं। फिर देखिए कई तरह से पेल्विस के आप देखेंगे एनाटॉमी चेंजेस आए। एंथ्रोपॉइड पेल्विस है, एंड्रॉइड पेल्विस है, प्लेटिपेलॉइड पेल्विस है। चाइल्ड बर्थ के लिए स्पेशली गायनेकॉइड पेल्विस डिजाइन शेप अलग से होता है, गायनेकॉइड पेल्विस फीमेल में ज्यादातर होता है। इसका हुआ ये हमारा इवोल्यूशन में एक तरह का एडेप्टेशन बना कि भाई दिक्कत हो रही है, तो देखिए वही सीपीडी हुआ, बच्चे का सर का साइज बड़ा हुआ, पेल्विस साइज छोटा हुआ, उसमें एक गायनेकॉइड पेल्विस डेवलप हुई कि भाई चलो दिक्कत है, थोड़ी कम हो करें दिक्कत। रोटेशनल चेंजेस आप, ये क्या है? देखिए इलियम सैक्रम हो गया, इनमें चेंजेस आने शुरू हो गए। इलियम सैक्रम, इलियम तो देखिए हिप बोन का पार्ट है, सैक्रम पीछे है। रोटेशन चेंजेस क्या होते हैं आप समझिए। ऑब्स्टेट्रिक्स में आप पढ़ेंगे, वो रोटेट करता है, तो बर्थ जो होता है इंसानों में उसे बोलते हैं रोटेशनल बर्थ होता है, एक तरह का इवोल्यूशन ही है। इन्हीं सब की वजह से पेन बहुत है, जाहिर सबको पता ही है नॉर्मल चाइल्ड बर्थ में पेन कितना रहता है। एनर्जेटिक कॉस्ट बहुत साइज है, तो पेन बढ़ेगा, एनर्जेटिक कॉस्ट बनेगी। पोस्टनेटल डेवलपमेंट भी इसलिए बढ़ गया। पोस्टनेटल डेवलपमेंट मतलब कि जब बच्चा पैदा होने के बाद उसका डेवलपमेंट है। देखिए बर्थिंग प्रोसेस और ह्यूमन पेल्विस, इनकी वजह से क्या हुआ कि जो इन्फेंट, अब आप देखो कि कंपेयर अगर कीजिए किसी भी और मैमल के बच्चे में और इंसान के बच्चे में, किसी और मैमल का बच्चा जो है वो जल्दी से जल्दी वो अपने क्या कहते हैं, वो सेल्फ मतलब इंडिपेंडेंट हो जाता है, सेल्फ रिलायंट हो जाता है। इंसानों में ही, ह्यूमंस में ऐसा होता है कि ह्यूमन स्पीशीज हमारे जो बच्चे होते हैं उन्हें कई साल तक आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। इनिशियल के 2-4 साल तो मतलब मान के चलिए कि 100% नीड होती है। तो ये कुछ चैलेंजेस हैं जो इन ऑब्स्टेट्रिक में चैलेंजेस आए। चलिए खैर, इसके 2 पहलू होते हैं। अब देखिए कुछ अच्छी बात करते हैं, ब्रेन इवोल्यूशन। ब्रेन में हमने कहा जी ब्रेन में इवोल्यूशन हुआ है कैसे, इसको एक टर्म दिया जाता है एनकेफेलाइजेशन, एनसेफेलाइजेशन बोल सकते हैं। ब्रेन का क्या लेना देना, आप देखें कई रिसर्च आर्टिकल्स अभी आप देखोगे, और मैं कुछ के पेपर्स के लिंक भी भेज दूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएंगे आपको, पढ़िए उनको। ब्रेन का कैसे एनकेफेलाइजेशन, ब्रेन की कैसे ग्रोथ बढ़ी है, उसके हमारे बाइपेडलिज्म और हैंड यूज से क्या रिलेशन है समझिए। इंसान पहले उठना है, खाना पीने का इंतजाम करना है, अपनी जान बचानी, तो लोकोमोशन, मूवमेंट, हंटिंग पे मैक्सिमम टाइम यही निकलता था। तो अगर ये हमारा एफिशिएंट होने लगा तो क्या होगा कि क्योंकि एनर्जी एफिशिएंसी हमारी पूरे बॉडी में आने लगी, कॉग्निटिव डिमांड बढ़ गया।
क्योंकि अब हमारे पास एनर्जी बची है, तो अब दिमाग जो है यूज़ कर सकता है ऐसे बाकी चीज़ों में। इमेजिन कीजिए, इस चीज़ को समझिए। फिर है भाई फ्रीड, अब वही बात है, जैसे हाथ खाली हुए, टूल यूज़ करना शुरू हुए तो कॉग्निटिव डिमांड बढ़ेगा। अब देखिए जितना आप उसको सोच रहे हैं, कुछ भी सोच रहे हैं, भले ही आप सिंपल सा आग लगाना सोच रहे हैं, सोचना पड़ेगा, सोचें कहाँ से, ब्रेन से। इन्वायरमेंटल एडेप्टेबिलिटी, माइग्रेट किया इंसान, अलग अलग इन्वायरमेंट में गया, सोच आइए कहाँ आ गया मैं, कैसे यहाँ सर्वाइव करना है, कैसे खाना पीना करना है, कैसे जान बचानी है, सब कुछ। तो एडेप्टेबिलिटी में ब्रेन का काम है सारा। स्पेशल इंटेलिजेंस, भाई आप स्पेसेस, आप ज़्यादा, भाई 4 पैर वाला एक हाइट तक देख पाएगा, मान लीजिए 2-2.5 फुट, जब आप खड़े हो गए आप 5-6 फुट तक देख पा रहे हो, तो स्पेशल आपका और क्या कहते हैं ना कि कुएं का मेढक नहीं है, अब बहुत दुनिया देख पा रहे हैं, तो ब्रेन का ग्रोथ होगा उस हिसाब से। सोशल कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ी, सोशल स्किल्स आने शुरू हो गए। ऑब्स्टेकल चैलेंजेस, देखिए चैलेंजेस आएंगे तो कहीं ना कहीं तो दिमाग पे असर पड़ेगा ही, और दिमाग आपका ज़्यादा सोचेगा, कोशिश करेगा इससे कैसे बचना है, कैसे मुझे इसे निजात पाना है, दिमाग उससे बढ़ेगा। एनर्जेटिक ट्रेड ऑफ, मतलब कि एनर्जी जो एक्स्ट्रा आ रही है उसे कहीं ना कहीं तो हमें यूज़ करना है, तो मेटाबॉलिकली मोर एक्टिव ब्रेन में जो जाएगा। कॉग्निटिव डिमांड्स ऑफ वर्किंग, भाई कॉग्निटिव चेंजेस वही आ गए, भाई आप चलने लगे, आप हाथ से ज़्यादा टूल वूल बनाने लगे, सब कुछ करने लगे, तो उससे कॉग्निटिव डिमांड्स बढ़ेंगी। कल्चरल रिवॉल्यूशन अभी आगे और समझेंगे, इस पर बड़ा जोर होगा। लैंग्वेज डेवलप हुई धीरे धीरे, कम्युनिकेशन हुआ, प्रॉब्लम सॉल्विंग हुआ, सब धीरे धीरे डेवलप हुआ, सबके लिए बिना ब्रेन के नहीं हो सकता है। अब आता है सोशल, हम लोग कैसे इतना डेवलप कर रहे हैं। कॉपरेशन बढ़ा, अब हंटिंग में अब 2 पैर पर चल रहे हैं, खल खल के इशारे भी आप करोगे, पहले सीधी लैंग्वेज डेवलप नहीं होगी, आप टूल्स बनाए हैं कुछ, आप हेल्प करोगे, तो हंटिंग में एक साथ बैठना, टूल का यूज़, कॉपरेशन, जितना कॉपरेशन बढ़ेगा उतना सोशल कल्चर बढ़ेगा। फिर कम्युनिटी, अब चलते फिरते आप खाली, अब आप सोच पा रहे हैं, ब्रेन बढ़ रहा है, तो धीरे धीरे लैंग्वेज स्किल्स, ये सब चीज़ें डेवलप हुई, कम्युनिकेशन बढ़ेगा। टूल यूज शेयरिंग, वही बात है, ज़्यादा सोशल बॉन्ड बनेंगे, जितना आप, जाहिर सी बात है, आपस में आप बातचीत करेंगे, साथ में उठना है, साथ में खाना ढूंढना है, साथ में जान बचानी है, एक दूसरे के लिए जान देनी है, जान बचानी है। जैसे अब हम लोग सुनते हैं ना, आर्मी में क्या है, आर्मी सबसे बड़ी चीज़ होती है अपने पलटन के लिए सबसे महत्वपूर्ण, सबकी जान बचाना। यहाँ पर एक तरह से घूम फिर की बात तो वही है, तो शेयर करना, भाई एक मान लीजिए दिन में एक ही शिकार हुआ, छोटा शिकार, सबको शेयरिंग करनी है, तो बॉन्डिंग बढ़ेगा, तो सोशल कल्चर सबसे बढ़ रहा है। सर्वेलेंस प्रोटेक्शन, अब वही है, जंगल में सोना है, जंगल में ही उठना है, सर्वेलेंस भी करना है, रात को प्रोटेक्शन भी देना है, ग्रुप हंटिंग में जाना है, टेरिटोरियल सोसाइटीज करनी है, शेयर्ड चाइल्ड केयर, ये वाली। अब घूम फिर के देखिए, हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। अब कुछ डिसएडवांटेजेस की बात भी कर लेनी चाहिए। जी हाँ, वही लोअर बैक पेन, स्पाइन का कर्वेचर, पूरा लोड पड़ना लंबर पे, खासकर बैक पेन। अब सारा वेट 2 से 4 पैर पे आ गया, तो फुट में प्रॉब्लम आने लगी, घुटने प्रॉब्लम आए, ये और कमर, मतलब हिप जॉइंट में प्रॉब्लम, क्या क्या प्रॉब्लम आती है, फ्लैट फुट हो सकता है, फेशियाइटिस होती है, ऑस्टियोआर्थराइटिस है, बर्साइटिस है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो ऑर्थोपेडिक्स में पढ़ते हैं, सब इसी वजह से। दूसरी बात, अब 2 पैर पे हो तो हार्ट का लेवल ऊपर हो गया, तो ब्लड वापस आना है, जो वेन्स, वो मुश्किल है आना। वेरिकोस वेन्स इंसानों में ही मिलेंगी आपको, जानवर बहुत रेयर देखने सुनने को मिलेंगी, तो मिलेंगी। पेल्विक फ्लोर, अब सारा का सारा वेट जो है पेल्विस से पड़ रहा है, जो एब्डोमेन के जो ऑर्गन्स है वो नीचे पेल्विस में, इनका वेट पड़ रहा है। प्रोलैप्स, यूट्राइन प्रोलैप्स, रेक्टल प्रोलैप्स, इनकॉन्टिनेंस, कंट्रोल नहीं है ब्लैडर बॉल पे, ये सब कुछ इंसानों की मेन बीमारियों में से एक है ये। हर्निया, इंग्वाइनल हर्निया, फीमोरल हर्निया, सारा वेट वही 2 पैरों में चलने से, सारा ऊपर हेड नेक ट्रंक अपर लिम्ब का वेट आ रहा है सीधा आगे पेल्विस पे, इंग्वाइनल रीजन पे। स्पाइन कर्वेचर की वजह से, स्पाइन देखिए, स्पाइन सीधा है नहीं, कर्वेचर है उसमें, उसके स्कॉलियोसिस क्या होता है, लेटरल बेंडिंग हो जाती है, कई बार ये प्रॉब्लम भी है। अब देखिए, बैलेंस बनाना है 2 पैर पर, साइकिल और गाड़ी वाली कहानी है, बैलेंस बनाना है, तो गिरने से डर भी है, बिल्कुल है। अब उम्र के साथ या कोई दिमागी बीमारी के साथ ज़्यादा डर है। ऑब्स्टेट्रिक्स में आप चैलेंजेस देख ही चुके हैं कितने सारे हैं। फाइनल हमारे डेंटल इश्यूज भी हो सकते हैं, कैसे समझिए। अब 2 पैर में आने से, ब्रेन का साइज बढ़ने से हमारा ह्यूमन स्कल में चेंजेस आए, बिल्कुल आए। इसकी वजह से क्या हुआ कि जो जॉ का साइज है, ह्यूमन स्कल में चेंज आने से जॉ का साइज छोटा होता गया। दूसरा था हमारा खान पान बदला, पहले तो सिर्फ हंटिंग ही एक था, फिर एग्रीकल्चर डेवलप हुआ धीरे धीरे और चीज़ें डेवलप हुई, इनसे क्या हुआ, हमारा जॉ का साइज छोटा हो गया, वो दांत अब चाहिए ही नहीं सारे। इस तरह से विजडम टूथ का अब कहाँ फिट हो, पहले तो टूथ ज़्यादा थे, अब क्या हुआ, जॉ का साइज छोटा हो गया, लेकिन जो धीरे धीरे है, ऐसा नहीं है कि जॉ का साइज छोटा होने से सारे टूथ भी कम होते जाएंगे एक साथ, अब विजडम टूथ की प्रॉब्लम आती है। माल ओक्लूजन, अब दांत कहिए
अभी हाल फिलहाल में आपको याद हो न्यूज़ आई थी, एक फीमेल के 38 दांत, 38 टीथ मिले इंडिया से ही, लेडी है, उसका शायद कोई रिकॉर्ड बन गया है। अब 32 हम नॉर्मली पढ़ते हैं सब जगह, अब 30 उसके निकले, मान ली सोचिए 34-35 वाले भी होंगे कई, तो मालोक्लूशन होता है। दूसरा डिसएडवांटेज सोचिए, हम जो ऐसे सीधे चल रहे हैं तो हमारे जो यहाँ पे गर्दन में कौन सी आर्टरीज आ रही हैं, कैरोटिड आर्टरीज हैं, वेन्स हैं, सारी एक्सपोज हो गई सामने, कोई भी अटैक कर सकता है सीधे। जानवर जो चल रहा है उसका जो ये जो पार्ट है ये नीचे जमीन को फेस कर रहा है, तो एक तरह से बचा हुआ है, एक्सपोज नहीं है, ये एक्सपोज्ड है। हमारा जो जेनाइटल एरिया है पूरा एक्सपोज्ड है सामने, हमारा जो हार्ट लंग्स है सामने एक्सपोज्ड है, तो ये रिस्क में आगे नहीं आ गए। एंड में एंजॉय वॉकिंग। तो आई होप आपको मज़ा आया हो, आई होप यू लाइक। कुछ और आपको कमेंट कीजिएगा क्या अच्छा लगा क्या नहीं, और आगे फ्यूचर और आइडियाज़ के लिए अच्छा लगा, वैल्यूबल लगा हो तो और वीडियोज़ के लिए लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।